नमस्कार, मैं कमलेश सिंह एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म से हम लोग इस सेशन में पॉलिटी जो प्रारंभ किए हैं इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं और इस पॉलिटी यानी राज व्यवस्था के इस सेशन में क्लास में हम लोग देखेंगे भारत का महान्यायवादी, ओके, यानी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के महान्यायवादी के बारे में हम लोग विस्तृत डिटेल डिस्कस करेंगे और हम लोग टू दी पॉइंट इंडियन जो राज व्यवस्था है, पॉलिटी है, उसको हम लोग क्रम से पढ़ते आ रहे हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के भाग 1 से हम लोग शुरू किए हैं और एकदम प्रारंभ से क्लास हम लोग करते आ रहे हैं। आप लोग आर्टिकल वाइज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पार्ट वाइज पढ़ते आ रहे हैं और बड़े अच्छे से समझते आ रहे हैं। तो आप लोग पीछे के जो भी क्लास है आप लोग प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा और सारे क्लास आप लोगों को एकदम क्रम से मिल जाएगा। आप उसको अच्छे से स्टडी करते हुए आगे बढ़िएगा, बहुत लाभ आप लोगों को मिलेगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते आए हैं, ओके, और बहुत विस्तृत रूप में। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। भारत का महान्यायवादी यानी महान्यायवादी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और महान्यायवादी के बारे में जो उल्लेख किया गया है वह भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है, पार्ट 5 में किया गया है। और पार्ट 5 में भारत के महान्यायवादी यानी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में उल्लेख किया गया है और यह अनुच्छेद 76 यानी अनुच्छेद यानी आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद 76 में ध्यान रखना है आपको, एक ही आर्टिकल या अनुच्छेद याद रखना है, ओके। और वह कौन? अनुच्छेद 76 को याद रखना है, आर्टिकल 76 को याद रखना है, जिसमें भारत के महान्यायवादी के बारे में उल्लेख किया गया है। तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित आपसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो सिर्फ अगर अनुच्छेद पूछा जाता है तो आपको आर्टिकल यानी अनुच्छेद 76 यानी अनुच्छेद 76 को आपको ट्रिक करना है। अगर भाग पूछा जाए तो भाग 5 में संघ के प्रावधान में है, ओके। तो भाग 5 जो है संघ से संबंधित प्रावधान किया गया है। इस संघ में अनुच्छेद 76 में आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में उल्लेख किया गया है, ओके, यानी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हमेशा ध्यान रखना है। अब इस भारत के महान्यायवादी के बारे में हम लोग विस्तृत डिटेल उल्लेख करते हैं और यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो भारत का महान्यायवादी है यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, ओके। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 76 यानी 76 में किया गया है कि यह क्या होगा, भारत का महान्यायवादी का जो प्रावधान किया गया है यह क्या है, तो यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना है कि जो महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, यह भारत सरकार का विधिक अधिकारी होता है, ओके। तो यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है। जबकि यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे भारत में एक कानून मंत्री भी होते हैं यानी विधि मंत्री भी होते हैं, लेकिन विधि मंत्री कानून से संबंधित बातों की देख रेख करते हैं और वह मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनका प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, लेकिन कानून मंत्री के अलावा यह वो कानून मंत्री होते हैं लेकिन यहाँ विधिक अधिकारी है। यहाँ पर ध्यान रखना है, दोनों में अंतर है। कानून मंत्री हैं वो अलग का मामला हो गया, संसद के वह सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ विधिक अधिकारी है तो यह संसद के सदस्य नहीं होते हैं। ध्यान रखना है, यह संसद के सदस्य नहीं होते हैं, अपितु यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है, तो वह है महान्यायवादी, ओके। आगे बढ़ते हम लोग। अब इस संविधान में अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद आर्टिकल 76 में भारतीय संविधान में महान्यायवादी के पद का उल्लेख है। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लिए हैं लेकिन लिखे हैं, तो इस सेंटेंस को भी हम लोग देख लेते हैं कि इस महान्यायवादी के पद का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 76 में किया गया है, ओके। आर्टिकल 76 में कहा गया है भारतीय संविधान में महान्यायवादी के पद का उल्लेख है। अगला जो पॉइंट है आर्टिकल 76 यानी अनुच्छेद 76 फर्स्ट यानी 1 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश
नियुक्त होने के लिए आहरित यानी योग्यता रखने वाला किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। इनके क्वालिफिकेशन के बारे में कहा गया है, यानी महान्यायवादी के क्वालिफिकेशन के बारे में, योग्यता के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 76(1) में, यानी अनुच्छेद 76 के 1 में कहा गया है, पैरा 1 में कहा गया है या 1 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, ओके, कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और इनकी योग्यता क्या होगी, अर्हताएं क्या होगा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहरित होना चाहिए। मतलब ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ओके, जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश बनते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, उनकी योग्यता क्या है। तो नंबर 1 पहला जो पॉइंट है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वह 5 वर्षों तक 1 अथवा 2 हाई कोर्ट में, 1 अथवा 2 अथवा 3 हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक वह क्या होना चाहिए? न्यायाधीश के पद पर कार्य किए होना चाहिए। ओके, यानी 5 वर्ष तक 1 अथवा 2 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहा हो या कार्य किया हो। क्लियर बात है। और जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 10 वर्ष तक उसे अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए, यानी प्रैक्टिस किया हो। 10 वर्ष तक वह हाई कोर्ट अथवा सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में वह प्रैक्टिस किया हो, यानी उसे अनुभव प्राप्त हो। 10 वर्ष का उसे अनुभव होना चाहिए। ओके, किस चीज के रूप में? वकालत के रूप में या एक एडवोकेट के रूप में 10 वर्ष तक उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, या तो हाई कोर्ट में, ओके, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वह प्रैक्टिस किए हो, अथवा सर्वोच्च यानी उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस किए हो, यानी सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट में वह 10 वर्ष तक ला यानी प्रैक्टिस किया हो, वकालत की प्रैक्टिस किया हो या अनुभव हो। ओके, तो यह 3 पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है कि राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में, यानी राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में वह कानून में पारंगत होना चाहिए, यानी राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में वह व्यक्ति कानून में पारंगत होना चाहिए या कानून में का ज्ञाता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट हो गया क्या? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा योग्यता में दूसरा पॉइंट हो गया कि 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में, ओके, यानी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या एक न्यायालय अथवा एक से अधिक न्यायालयों में। इसके बाद 10 वर्ष तक वह अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, उच्च न्यायालय अथवा सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में, यानी सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट में। ओके, और अगला है लास्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति के दृष्टि में वह कानून में पारंगत हो, यानी योग्य व्यक्ति हो, कानून का ज्ञाता हो। तो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए यही योग्यता रहती है। वही योग्यता महान्यायवादी के बनने के लिए निर्धारित की गई है। ऐसे व्यक्ति को ही राष्ट्रपति क्या करेंगे? भारत के महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हम लोग। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल क्या करेंगे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। ओके, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करते हैं, यानी महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ओके, पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल
होंगे। यानी इनकी सहायता के लिए क्या होते हैं कि एक सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। ओके, तो इस प्रकार एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। इनका कार्य क्या है? महान्यायवादी की विधिक सहायता करने के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला जो पॉइंट है, इनका वर्क देख लिया जाए। इनका कार्य क्या है? कार्य यह है कि महान्यायवादी यानी वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देगा जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करेगा। अब इनका कार्य क्या है कि इनका कार्य यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा यह नियुक्त किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति समय समय पर जो निर्देशित करेगा, विधि से संबंधित कार्य करने का निर्देश देगा, वह क्या करेंगे? महान्यायवादी द्वारा उसको किया जाएगा। वही यहाँ पर हम लोग लिखे भी है कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देगा जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करेगा। यानी राष्ट्रपति समय समय पर जो उसे कानून संबंधी कार्य सौंपेंगे, उसे वह क्या करेंगे? महान्यायवादी के द्वारा किया जाएगा। ओके, अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है महान्यायवादी संसद यानी पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है। अब यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट बातें हैं कि महान्यायवादी के बारे में जो उल्लेख किया गया है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि महान्यायवादी क्या होता है? पार्लियामेंट यानी संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है। दोनों सदन से तात्पर्य लोकसभा और राज्यसभा। ओके, अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह संसद का महान्यायवादी जो है संसद पार्लियामेंट के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी, ओके, यह क्या करता है? संसद के दोनों सदनों में भाग लेता है। यानी संसद के दोनों सदनों में उपस्थित होने का या भाग लेने का इसे अधिकार है। और विधि संबंधित कोई मामला है तो उस पर बहस करने का अधिकार है, सरकार का पक्ष रखने का अधिकार है। परंतु अगर जब वोटिंग की बात आएगी तो वोट देने का अधिकार, निर्णायक मत देने का अधिकार इसे नहीं है। यह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि महान्यायवादी पार्लियामेंट का संसद के दोनों सदनों में कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, लेता भी है, और जरूरत पड़ने पर भारत सरकार के विधि संबंधी मामलों पर वह अपना पक्ष रखता है, सलाह भी देता है, डिबेट यानी बहस भी करता है। ओके, परंतु जब वोटिंग की बात आती है, मत देने की बात आती है, तो उसे मत देने का अधिकार नहीं है, इसलिए कि वह संसद का सदस्य नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, लेने का अधिकार उसे दिया गया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत सरकार का पक्ष रखता है, परंतु उसे सदन में मत देने का, हम लोग इस पॉइंट पर डिस्कस कर लिए कि उसे मत देने का क्या है? अधिकार नहीं है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, मत देने का अधिकार नहीं है। कार्रवाइयों में भाग लेने, बहस करने, विधि यानी कानून से संबंधित मामलों पर सलाह देने और सरकार का पक्ष रखने का सारा पावर उसे दिया गया है, अभी तो मत देने का अधिकार नहीं है। यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो पॉइंट है, महान्यायवादी भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में यानी जो सभी कोर्ट में उपस्थित होगा और सुनवाई में भाग लेगा। ओके, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संसद के अलावा महान्यायवादी जो है भारत के राज्य क्षेत्र में यानी भारत में स्थित सभी न्यायालयों में इसे उपस्थित होने का अधिकार प्राप्त है। ओके, कानूनी रूप से यह अधिकार प्राप्त है और वहां पर न्यायालयों में उपस्थित होगा, सुनवाइयों में भाग लेगा। ओके, सुनवाई में भाग लेगा और सरकार का पक्ष इसके द्वारा रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी संसद की कार्रवाइयों में भी भाग लेगा और भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में जहां जरूरत पड़ेगी वहां उपस्थित होकर के भारत सरकार का पक्ष रखेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। महान्यायवादी का वेतन भत्ता, अब इसके वेतन भत्ते यानी सैलरी पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो महान्यायवादी का जो सैलरी होगा, वेतन भत्ता होगा, क्या होगा उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो वही होगा जो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे सैलरी, वेतन भत्ते, सुविधाएं
वही मिलेगी जो समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि नियुक्त भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है, वेतन भत्ते सुविधाएं भी राष्ट्रपति के द्वारा ही तय किया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखा जाएगा, ये न कि संसद के द्वारा तय किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त भी किया जा रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ भी ग्रहण कराया जा रहा है, ओके। और राष्ट्रपति के द्वारा इसे वेतन भत्ते और अन्य जो सुविधाएं हैं इन्हीं के द्वारा जो निर्धारित किया जाएगा वह महान्यायवादी को मिलेगा या पाएगा या दिया जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध न तो किसी को कोई सलाह देगा और न ही किसी मुकदमे की पैरवी करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध न तो किसी को कोई सलाह देगा और न ही किसी मुकदमे की पैरवी करेगा। क्यों? क्योंकि यह भारत सरकार का विधिक अधिकारी है, इसलिए भारत सरकार के अलावा किसी अन्य बॉडीज का या अन्य व्यक्ति की ओर से या अन्य संस्था की ओर से जाकर के उन्हें किसी प्रकार का कानूनी सलाह नहीं देगा और न ही उन किसी अन्य लोगों के मुकदमे की पैरवी करेगा। यह कार्य यह नहीं कर सकता है। यह सभी कार्य किसकी ओर से यह करेगा? भारत सरकार की ओर से, क्योंकि भारत सरकार का यह सर्वोच्च विधिक अधिकारी है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इस बात को ध्यान रखना है, ओके। अगले पॉइंट पर हम लोग पहुंचते हैं। आगे है कि वर्तमान में इन्हें सैलरी कितनी मिलती है। राष्ट्रपति को हम लोग देखें कि राष्ट्रपति के द्वारा वेतन भत्ता यानी सैलरी इत्यादि निर्धारित किया जाएगा, तो वर्तमान में इन्हें कितना वेतन मिलता है? तो 2,50,000 रुपए प्रति माह इन्हें मिलता है, ओके। आवास सुविधाएं इत्यादि मिलती है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलती हैं। ये तो वर्तमान में जो इनका सैलरी है, वेतन है, 2,50,000 रुपए प्रति माह यह पाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ओके। अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यह है कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, यह भी देख लिया जाए। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो आर वेंकट रमणी है, ओके। आर वेंकट रमणी भारत के वर्तमान क्या है? महान्यायवादी हैं और यह भारत के 16वें महान्यायवादी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि जो आर वेंकट रमणी है यह भारत के 16वें महान्यायवादी हैं, यानी वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं वह आर वेंकट रमणी है और 16वें नंबर के यह महान्यायवादी हैं, ओके। अटॉर्नी जनरल है। अगला पॉइंट है इनकी नियुक्ति अक्टूबर 2022 को यह अपना पद ग्रहण किए, यानी इनकी नियुक्ति कब की गई? 2022 में, यानी अक्टूबर 2022 में इनकी नियुक्ति की गई। तो यह था, हम लोगों ने देखा कि महान्यायवादी से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने देखा और महान्यायवादी से संबंधित एक ही आर्टिकल यानी अनुच्छेद आपको याद रखना है, वह भी 76 यानी 76, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है 76। महान्यायवादी से संबंधित जो भी आपसे पूछा जाए एग्जाम में, अगर आर्टिकल पूछा जाता है तो 76 आपको याद रखना है, उसी को ट्रिक कर देना है। 76 वो भारत के महान्यायवादी से संबंधित बातें किया गया, उनसे संबंधित सारे प्रावधान किया गया है। और यह भी आप लोग अब समझ गए होंगे कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। शपथ भी, औथ भी राष्ट्रपति के द्वारा ही इन्हें ग्रहण कराया जाता है। और भारत सरकार का यह सर्वोच्च यानी प्रथम विधिक अधिकारी होता है। यह अधिकारी होते हैं या विधि मंत्री नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और यह राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर जो भी कानूनी संबंधी इन्हें मामले दिए जाते हैं तो उस पर उस कार्य को ये पूरा करते हैं। कानून से संबंधित यानी कहीं जरूरत पड़ती है विधि सलाह की तो उसको भी देते हैं, और कहीं भी संसद में या भारत के किसी राज्य क्षेत्र के न्यायालय में जरूरत पड़ती है तो भारत सरकार का उपस्थित होकर के वहां पर क्या करते हैं? पक्ष रखते हैं, ओके। और अपनी रिपोर्ट, अब इंपॉर्टेंट बात है कि महान्यायवादी अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं और राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट भी पेश करते हैं,
ओके, तो यह महान्यायवादी से संबंधित बड़े इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट थे। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अथवा अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में और फिर नए टॉपिक के साथ। ओके।